ये कहानी सुनने के बाद आप अंधेरे में अकेला नहीं बैठ पाएंगे, और अगर आपको लगे कि पीछे कोई सांस ले रहा है तो हो सकता है वो बंशी हो। रात के 2:30 बजे थे। सड़क सुनसान थी, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट और चारों तरफ घना गीला सा अंधेरा। विनय ड्राइव कर रहा था एक पुरानी एसयूवी में। पीछे सीट पर उसकी बीवी नेहा और 8 साल का बेटा आरव सो रहे थे। विनय का दिमाग जीपीएस पे था, पर आंखें बार बार पीछे वाले शीशे में चली जाती थीं। क्यों? उसे खुद नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे बैठा हो, कोई तीसरा नहीं, चौथा। उसका शरीर तो रास्ता देख रहा था, पर मन में वही बात घूम रही थी जो उस बूढ़े साधु ने शाम को कही थी, मत जाओ उस रास्ते, हवेली अब भी सांस लेती है। विनय ने तब मजाक समझा था, पर अब जंगल के उस हिस्से में दाखिल होते ही हवा ठंडी नहीं, बर्फ सी लग रही थी। पेड़ सड़ने की गंध दे रहे थे और अंधेरा, वो अंधेरा जैसे निगलने वाला हो। तभी गाड़ी झटके से बंद हो गई। क्या? विनय ने चाबी दोबारा घुमाई, इंजन खंखारा, पर चालू नहीं हुआ। उसने बोनट खोलने के लिए हैंडल खींचा, फिर उतरा, और बोनट खोलते ही एक अजीब सी सड़ी गंध नाक में घुस गई, लोहे की गंध, जैसे खून का लोहे जैसा स्वाद। तभी कोई चीज झाड़ियों में सरकी, धीरे से सिसकती सी आवाज, सच। विनय ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, बस पेड़ और अंधेरा। पर एक पल को ऐसा लगा जैसे किसी औरत के बाल जमीन पर घिसटते हुए चले गए हों। वो झटका खाकर पीछे हटा, और तभी पीछे दरवाजा खुला। पापा! आरव की नींद खुल गई थी, आंखें अध खुली। मम्मा रो रही है। विनय दौड़कर अंदर आया। नेहा अब भी सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर आंसू थे और होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे नींद में कोई नाम ले रही हो। नोरा, नोरा, वापस मत आ। विनय सिहर गया। कभी नहीं सुना था नेहा के मुंह से ये नाम। नेहा! उसने हिलाया। नेहा एक झटके में उठ गई और फिर अचानक चीख पड़ी, वो आ गई! विनय पीछे हटा। कौन? नेहा कांपते हुए पीछे सिमट गई। उसके होंठ खुद ब खुद फड़फड़ा रहे थे। उसने मुझे देखा, उसने मेरी आवाज सुनी। अब वो पीछे से पुकारेगी, और जब मैं मुड़ जाऊंगी तब। नेहा, क्या बकवास है ये? विनय ने उसे कसकर पकड़ लिया। तभी रेडियो अपने आप ऑन हो गया। शुस, श, और फिर एक डरावनी चीख। आ! विनय ने घबराकर रेडियो बंद किया, लेकिन रेडियो बंद नहीं हुआ। चीखें और जोर से आने लगी, और तभी सामने कुछ दिखा। वो एक हवेली थी, जंगल के बीचों बीच, जली हुई, पर अब भी खड़ी, और हवेली के गेट पर लटक रहा था एक टूटा हुआ बोर्ड, विलो मैनर शापित। विनय को अब समझ में आ गया था, यह रास्ता एक गलती नहीं था। जीपीएस नहीं, किसी और ने उन्हें यहां खींचा था, क्योंकि बांशी ने किसी की आवाज सुन ली थी, और अब किसी की आखिरी चीख बाकी थी। गाड़ी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल बंद, और उस वीरान जंगल में केवल एक चीज दिखाई दे रही थी, विलो मैनर। वो हवेली जो ना जली थी पूरी, ना ही बची थी पूरी। काली दीवारें जैसे कोयले से पोती गई हों, छत पर लटके हुए लकड़ी के पटरे, जिनमें से कुछ अब भी हिल रहे थे जैसे किसी अदृश्य हाथ से, और बीच हवेली के मुख्य द्वार पर एक टूटा हुआ झूमर लटक रहा था, जो हवा के बिना भी हिल रहा था। नेहा अब शांत थी, पर उसकी सांसें बहुत तेज थीं। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, पर ठंड इतनी थी कि आरव की नाक नीली पड़ गई थी। विनय ने सोचा, हमें यहां से निकलना चाहिए। वो जैसे ही मोबाइल निकालने लगा, सिग्नल गायब। भाड़ में गया ये जीपीएस। विनय ने गुस्से में मोबाइल घुमाया, लेकिन तभी आरव ने दरवाजा खोल दिया। आरव, रुको! पर देर हो चुकी थी। आरव नीचे उतरकर हवेली की तरफ देखने लगा, और वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई आवाज उसे बुला रही हो। मम्मा कह रही है, अंदर चलो। क्या बकवास कर रहा है? मम्मा तो पीछे है। आरव ने गर्दन झुकाई और धीरे से बोला, नहीं, असली मम्मा तो अंदर है। विनय का कलेजा थर्रा गया। उसने दौड़कर आरव को पकड़ना चाहा, पर जैसे ही उसका हाथ बेटे की कलाई तक पहुंचा, आरव ने झटका दे दिया।
इतना तेज कि विनय गिर पड़ा और तब हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चुंग चप। अंदर से कोई धुंध निकली, जैसे पुरानी राख, जैसे किसी की जलती आत्मा का धुआं। आरव उस धुंध में समा गया। नेहा चीख पड़ी, आरव! विनय उठते हुए पीछे भागा, पर हवेली का दरवाजा खुद ब खुद फिर से बंद हो गया। ठाक! अब हवेली ने उसका बेटा निगल लिया था। विनय और नेहा दौड़ते हुए हवेली के पास पहुंचे। वो दरवाजा जो अपने आप खुला और बंद हुआ था, अब एक पत्थर की तरह अड्डा हुआ था। विनय ने धक्का मारा, मुक्के मारे, लातें मारी, पर दरवाजा हिला भी नहीं। नेहा वहीं घुटनों के बल बैठ गई और बुदबुदाने लगी, बांशी, बांशी, वो वापस आ गई। नेहा, ये सब क्या है? कौन है ये बांशी? आरव को कौन ले गया? नेहा ने रोते हुए सर घुटनों में छुपा लिया। मैंने कभी नहीं बताया, क्योंकि मैंने सोचा था वो बस एक सपना था, एक बुरा सपना। नेहा, सच बोलो, क्या है ये? नेहा की आवाज कांप रही थी। मैं यहां पहले भी आ चुकी हूं। बचपन में, जब मैं 8 साल की थी, यहीं के एक कमरे में मेरी बहन नोरा की मौत हुई थी। क्या? हम गर्मियों की छुट्टियों में मामा के साथ यहां रुके थे और उसी रात नोरा ने हवेली के अंदर किसी को देखा था। एक औरत जो रो रही थी, सिर्फ रो रही थी। कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ बाल और चीख इतनी तेज कि नोरा की नसें फट गई थीं। नेहा, तुम्हें अब बता याद आया? तब से हर साल किसी न किसी ने उस हवेली में खुद को मार डाला। कोई लटका मिला, कोई जला, कोई गायब। और अब हमारा बेटा बांशी अब जाग चुकी है विनय, और वो बस एक आवाज सुनती है, जो भी उसे पुकारे वो मरता है। ठीक उसी पल हवेली के ऊपर का झूमर जोर से हिला और खुद ब खुद दरवाजा फिर खुल गया। पर इस बार अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि आरव खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और मुंह पर मुस्कान नहीं, कटाव था। उसके पीछे खड़ी थी एक परछाई, जिसके बाल जमीन तक गिरते थे। चेहरा नहीं दिखता था, बस एक कान के पास से टपकती चीख, मम्मा आ जाओ, आखिरी बार। हवेली अब जिंदा थी। बांशी ने एक और आवाज सुन ली थी। अब बारी थी नेहा की। दरवाजा अब खुला था, पर अंदर की हवेली वैसी नहीं थी जैसी बाहर से दिखती थी। दरअसल वो जिंदा लग रही थी। दीवारें सांस ले रही थीं। हर कोना किसी बीते हुए पल की आवाज से भरा था। फर्श पर चलते ही लकड़ियां चीखती थीं, जैसे वो दर्द में हो। विनय और नेहा धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। आरव सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब उसकी नहीं थीं, पूरी सफेद, बीच में कोई पुतली नहीं, बस ठंडी रोशनी, जैसे वो खुद रोशनी को नहीं देख रहा, बस फैला रहा है। आरव! नेहा की आवाज कांपी। वो आरव नहीं है, विनय ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके पीछे कुछ है। पर आरव ने जवाब नहीं दिया। उसने बस मुड़कर हवेली की सीढ़ियों की ओर देखा और बिना कुछ बोले ऊपर चढ़ने लगा। नेहा दौड़ी उसके पीछे। आरव, बेटा, प्लीज। पर जैसे ही उसने पहला पैर सीढ़ी पर रखा, हवेली की बत्ती गुल हो गई और एक अंधेरा, जो अब तक बाहर था, अब उनके अंदर घुस चुका था। विनय ने जेब से टॉर्च निकाली, पर टॉर्च से ज्यादा तेज कुछ और चमका। एक फ्रेम, दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर, 4 लोग, एक आदमी, एक औरत और 2 छोटी बच्चियां। उनमें से एक थी नेहा और दूसरी नोरा। ये क्या है? विनय ने तस्वीर को देखा। पीछे एक नाम उभरा था, नोरा एलेनोर, 1999। नेहा ठहर गई, उसकी सांसें अटक गईं। वो साल था जब सब कुछ शुरू हुआ था। फ्लैशबैक चालू होता है, बिना सीन ब्रेक के, सीधा नैरेशन में। 1999 की वो गर्मी बिल्कुल ऐसी ही थी, नमी से भरी, भारी और चुप। मामा ने इन दोनों बहनों को छुट्टियों में यहां लाकर छोड़ा था। वो हवेली तब भी वैसी ही थी, पर तब बिजली होती थी, टीवी चलता था और सबको लगता था कि ये बस एक पुरानी कोठी है। फिर एक रात नोरा को नींद में चलने की आदत लगी। रोज रात को उठती, नीचे जाती और खामोश खड़ी रहती। जब नेहा ने एक रात उसका पीछा किया तो देखा नोरा
उस कोठरी के सामने खड़ी थी जो हवेली के सबसे पीछे थी, जहां कभी किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। उस कोठरी के अंदर से किसी औरत के गाने की आवाज आती थी, लॉरी 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 मत गा। नेहा डर के मारे वापस दौड़ आई। अगले दिन नोरा ने खाना छोड़ दिया, फिर बोलना, फिर मुस्कुराना, और 7वें दिन नोरा ने खुद को फांसी लगा ली। कट्टू, वर्तमान नेहा का गला सूख गया था। मैंने सोचा वो बस कोई सदमा था, कोई मानसिक बीमारी, पर अब समझ आया नोरा को किसी ने पुकारा था और अब वही चीज आरव को बुला रही है। विनय की टॉर्च आगे की ओर बढ़ी और तब सीढ़ियों पर बैठे हुए वही गीले बाल और आवाज, चुप हो जाओ, चीख अब मत मारो। विनय ने टॉर्च सीधी की और देखा वो औरत बिना चेहरा, सिर्फ बाल और एक मुंह जिसमें जीभ नहीं थी, सिर्फ एक गड्ढा जिसमें से एक अधूरी चीख हमेशा बाहर आती रहती थी। बांशी। विनय का हाथ कांप गया। टॉर्च नीचे गिर गई और वहीं से रोशनी चारों तरफ फैल गई। अब दीवारों पर लिखा था, तूने सुना, अब तू मरेगा, तूने उसे नाम लिया, अब तू उसका हिस्सा है। विनय और नेहा कमरे की तरफ भागे जहां आरव चला गया था। दरवाजा खुला और अंदर एक बड़ा पिंजरा जिसमें दीवारों पर खरोंचें थीं, नाम खुदे हुए थे, नोरा, एमिली, जॉयस, आरव। नहीं! नेहा चीख पड़ी। वो पिंजरा बंद हो रहा था और अंदर आरव बैठा था, आंखें मूंदे हुए, और पीछे खड़ी थी बांशी। अब सच्चाई सामने थी। बांशी हर साल एक आवाज को चुनती है जो उसे पुकारता है या जिसे वो पुकारती है, और फिर वो आवाज उसकी हो जाती है, हमेशा के लिए। कमरा ठंडा नहीं, मुर्दा था। हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे हर दीवार कान बन गई हो। पिंजरे में बैठा आरव अब आंखें बंद किए शांति से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। नेहा ने दौड़कर पिंजरे को झिंझोड़ा, आरव बेटा उठो, मैं यहां हूं। पर आरव ने कोई हरकत नहीं की। वो बस सर झुकाए बैठा रहा, जैसे कोई लोरी सुन रहा हो। पीछे से फिर वही आवाज, लोरी मत गा, अब सोना नहीं। बांशी। वो अब बिल्कुल पास खड़ी थी। उसके बाल जमीन को रेंगते हुए छू रहे थे और हर कदम पर फर्श पर खून का धब्बा छूट रहा था। पर अब की बार बांशी चुप नहीं थी, वो रो रही थी, धीरे धीरे, दर्द भरी सिसकियों के साथ, जैसे कोई बहुत पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। विनय ने झुंझलाकर पूछा, तू क्या चाहती है? किसकी चीख चाहिए तुझे? बांशी ने धीरे धीरे गर्दन उठाई। चेहरा अब भी नहीं दिखा, पर होंठ कुछ बोले, जिसने मेरी चीख चुराई उसी से वापस चाहिए, वरना हर साल एक और उसकी होगी। कौन है जिसने तेरी चीख चुराई? नेहा की आंखें फैल गईं। मुझे पता है, उसने कांपती आवाज में कहा। यह कहानी 180 साल पुरानी है। विलो मैनर कभी एक ब्रिटिश दंपति का था, लेडी एलेनोर और उसके पति चार्ल्स बोमॉन्ट। लेडी एलेनोर एक विलक्षण गायिका थी, पर उसका पति उसे गाने नहीं देता था। कहता था, औरतें सिर्फ जोर से हंस सकती हैं, गा नहीं सकती। वो एलेनोर को हवेली में कैद करता गया, उसे पीटता, जंजीरों से बांधता, और एक दिन जब एलेनोर ने बगावत की, उसने उसकी जीभ काट दी। ओह माय गॉड! विनय कांप गया। एलेनोर 3 दिन तक जिंदा रही, बिना बोल पाए, बस सिसकियां भरती रही। फिर चौथे दिन उसने उसी पिंजरे में खुद को फांसी लगा ली, और जब हवा चलती थी, हवेली की दीवारें उसकी अधूरी चीख दोहराती थीं। तब से विलो मैनर एक अभिशप्त जगह बन गई, और एलेनर बन गई बांशी। नेहा अब रो रही थी। वो हमसे चीख नहीं चाहती, विनय। वो चाहती है कि कोई उसकी अधूरी चीख पूरा करे, कोई ऐसा जो अपनी आवाज कुर्बान करे, उसकी अधूरी बात को पूरा करे। पर कैसे? विनय पिंजरे की तरफ बढ़ा। अगर वो एलेनोर थी तो उसे एलेनोर के नाम से बुलाओ। एलेनोर बोमॉन्ट, तेरी चीख हमने सुनी है, अब बोल, क्या कह रही थी तू? बांशी थमी, उसका सिर थोड़ा झुका, और फिर उसने अपनी उंगलियां फैलाईं।
हर उंगली से एक अलग औरत की चीख निकली। नोरा की, एमिली की, जॉयस की और अब नेहा की। नेहा का मुंह खुद ब खुद खुल गया और उसकी आवाज बांशी की आवाज बन गई। मैं एलेनोर बोमॉन्ट। मैंने कभी किसी को दर्द नहीं दिया, पर मुझे दर्द में दफनाया गया। अब मेरी चीख पूरी करो। कैसे? विनय ने चिल्लाकर पूछा। बांशी की परछाई अब नेहा के अंदर समा गई। नेहा कांप रही थी, उसकी आंखों से खून बह रहा था और तभी एक रुदाली जैसी चीख निकली। आ! पिंजरा टूट गया। आरव ने एक झटका लिया और जोर से सांस खींची। मम्मा! वो जाग गया, पर नेहा अब जमीन पर गिर चुकी थी। वो कांप रही थी, उसके होंठ कट चुके थे और गले से आवाज नहीं निकल रही थी। विनय दौड़ा। नेहा! उसने नेहा को पकड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो देख नहीं रही थी, बस बुदबुदा रही थी। अब एलेनोर सो सकेगी। मैंने उसकी चीख पूरी कर दी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। हवेली के अंदर की हवा अब साफ हो गई थी। पेड़ अब सिसक नहीं रहे थे, बल्कि शांत थे, जैसे किसी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। बांशी अब जा चुकी थी। उसकी अधूरी बात पूरी हो गई थी। एलेनोर बोमॉन्ट की आत्मा को अब चैन मिल चुका था, लेकिन नेहा अब कभी बोल नहीं पाएगी। वो एलेनोर की जगह ले चुकी थी। आरव अब अपने पिता की गोद में था, धड़कते हुए, सांस लेते हुए, पर अब भी कांपता हुआ। मम्मा कहाँ हैं? विनय ने उसके सिर को सीने से लगाते हुए देखा। नेहा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके होंठ अब भी फटे हुए थे, पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। वो किसी और को देख रही थी, उस कमरे की छत को, जैसे वहां कोई खड़ा हो, जैसे वहां अब भी एलेनोर बोमॉन्ट मौजूद हो। नेहा, चलो, हमें यहां से निकलना होगा। पर नेहा की आंखें अब झपक नहीं रही थीं। वो ना बोल सकती थी, ना चीख सकती थी, सिर्फ देख रही थी। और तभी उसने मुस्कुराया। मम्मा, आरव ने धीमे से कहा। नेहा की गर्दन धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी, पर उसमें कोई भाव नहीं था, बस एक खालीपन था। विनय ने डर के मारे पीठ पर आरव को चिपकाया और कहा, हमें अभी निकलना होगा। वो दोनों पिंजरे वाले कमरे से बाहर भागे और हवेली के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा अब खुला हुआ था। फर्श पर बिछी राख अब उड़कर आसमान में विलीन हो रही थी और झूमर अब हिल नहीं रहा था। विलो मैनर एक बार फिर चुप था। 6 महीने बाद महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक नया घर लिया गया। विनय अब एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। आरव फिर से हंसने लगा है, पर मम्मा, वो अब बोल नहीं सकती। नेहा अब रोज अपनी डायरी में लिखती है जो कुछ वो महसूस करती है, वो सब। पर एक दिन उसने कुछ अजीब लिखा। रात को दरवाजे पर कोई आया था। वो बोली नहीं, पर मैंने उसकी चीख सुनी। मैंने आईने में देखा, वो मैं थी, पर बाल बहुत लंबे थे और होंठ सिल दिए गए थे। एन। विनय ने नेहा से पूछा, ये क्या लिखा है? नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। रात को विनय जब सोया हुआ था, तब बगल में लेटी नेहा उठी। उसने धीरे धीरे बिस्तर छोड़ा, आरव के कमरे में गई और उसके तकिए के पास बैठ गई। उसने सिर झुकाकर कुछ फुसफुसाया, बहुत धीरे। श्श, चुप हो जा, लोरी मत गा, चीख अब मत मार। सुबह विनय की आंख खुली तो आरव का कमरा खुला था। आरव बिस्तर पर नहीं था। नेहा वहीं बैठी थी, काले बालों में उलझी हुई, आंखें लाल और होंठों पर खून के निशान। दीवार पर लिखा था, अब मेरी बारी नहीं थी, अब आरव की है। एलेनोर बोमॉन्ट ने तो अपने दर्द को बांट दिया था, लेकिन अब बांशी सिर्फ एक नहीं रही। अब हर वो औरत जिसने अपनी आवाज में किसी और की चीख समेट ली, वो बांशी बन गई। अब आवाजें बंद नहीं होंगी, अब चीखें कभी पूरी नहीं होंगी। अब विलो मैनर सिर्फ एक हवेली नहीं, बल्कि एक बीमारी है